Welcome students in lecture number 33. In this video lecture, I will tell you about hypothesis testing. Hypothesis testing begins with an assumption called hypothesis. Hypothesis का meaning क्या होता है? Assumption that we make about population parameter. हम population parameter के बारे में एक assumption स्टेट करते हैं उसकी वैल्यू के लिए, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. देन वी कलेक्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं? वी कलेक्ट सैंपल डेटा एंड calculate statistics and use this information to decide whether the hypothesis is accepted or rejected. We basically hypothesis testing का main एम ये है कि हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है. हम पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम पॉपुलेशन के जो भी पैरामीटर हैं जिसके बारे में हमें 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 कुछ वैल्यू पता करनी है, जैसे पॉपुलेशन मीन की या पॉपुलेशन वेरिएंस की, किसी भी पैरामीटर की, तो हम उस पैरामीटर की वैल्यू को गेस कर सकते हैं या एक आइडिया लगा सकते हैं. तो वो आइडिया कहलाता है हमारी हाइपोथेसिस. फिर हमारा जो गेस है या हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं, इसके लिए हम उस पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करते हैं, और सैंपल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन पर हम कुछ टेस्ट लगाते हैं. उन दोनों इंफॉर्मेशंस को कंबाइन करके जो हाइपोथेसिस वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू आई है सैंपल से, दोनों के ऊपर हम कुछ टेस्ट लगाते हैं और उन्हें हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट बोलते हैं. और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है पॉपुलेशन पैरामीटर की वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी. मतलब एक्सेप्ट होने का मतलब कि आवर अजम्पशन इज करेक्ट, रिजेक्ट होने का मतलब आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट. फॉर एग्जांपल, सपोज वी अज्यूम सर्टेन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन. हमने कुछ वैल्यू अज्यूम कर ली पॉपुलेशन मीन की. अब इस वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सैंपल कलेक्ट करेंगे and we find the difference between the hypothesized value of the population mean and actual value of the sample mean. Then we judge whether the difference is significant. Difference significant होने का मतलब कि आपका जो सैंपल से जो वैल्यू निकली है और पॉपुलेशन के बारे में आपने जो assumption assume करी है मीन की, वो दोनों वैल्यूज काफी
डेविएट हो रही हैं एक दूसरे से, क्लोज नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि डिफरेंस इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। तो जितना कम डिफरेंस होगा उतने ग्रेटर चांसेस होंगे हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो उतने कम चांसेस होंगे हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के। तो ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो हम यूज करते हैं। उन टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली हम दो तरह की हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज the problem related to the comparison of assumed population parameter and that of sample। मतलब सैंपल और पॉपुलेशन की वैल्यू के बीच में कंपैरिजन, जिसका भी एग्जांपल मैंने आपको दिया कि मान लीजिए पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन, जो वैल्यूज हमने पॉपुलेशन मीन की एज्यूम करी, तो सैंपल से जो मीन की वैल्यू आई, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हम देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द कंपैरिजन ऑफ statistics obtained from two sample, मतलब दो सैंपल से जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना सिग्निफिकेंट है। मान लीजिए हमें दो तरह की मीन को कंपेयर करना है, या एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, दोनों की हमें परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो हम एवरेज वैल्यू देख रहे हैं, एवरेज मार्क्स देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स में हमें देख रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। तो दोनों की एवरेज वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एवरेज मार्क्स सॉरी, हमें कंपेयर करने हैं स्टैटिस्टिक्स में कि दोनों के एवरेज मार्क्स सेम है या नहीं। तो हम इधर दो तरह की पॉपुलेशन को एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं। एक पॉपुलेशन है सेक्शन ए की और एक पॉपुलेशन है सेक्शन बी के स्टूडेंट्स की। तो हम दोनों पॉपुलेशंस के सैंपल्स पर स्टडी करेंगे और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि दोनों सेक्शंस की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स में सेम है या नहीं। तो यहाँ पे हम दो तरह की पॉपुलेशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक होता है आप केवल एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, जब आप दो पॉपुलेशन को एक साथ टैकल कर रहे हो, दोनों के पैरामीटर्स के परफॉर्मेंस के बारे में आप पता लगाना चाह रहे हो कि दोनों के पैरामीटर सेम वैल्यू दे रहे हैं या नहीं, तो वहां पर हम दो तरह की पॉपुलेशन का कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक कंपनी ए है जो एक तरह का बल्ब बनाती है और एक कंपनी बी है जो दूसरी तरह का बल्ब बनाती है। कंपनी बी ये क्लेम कर रही है कि मेरे बल्ब ज्यादा घंटे तक जलते हैं। तो अब बी कंपनी के क्लेम को हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो हम दोनों कंपनीज के कुछ बल्ब के कुछ सैंपल्स लेंगे और फिर हम सैंपल्स पर स्टडी करके हम ये डिसाइड करेंगे कि दोनों कंपनियों के बल्ब की जो टाइमिंग्स हैं, जो
बर्निंग आवर्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं, या एक का ग्रेटर है कि नहीं, ये सब हम इस तरह की सेकेंड प्रॉब्लम में हम इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टडी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपोथेसिस की डेफिनेशन से कि हाइपोथेसिस क्या होती है। तो an assumption that we make about a population parameter and which is not necessarily true is called hypothesis। एक ऐसी assumption जो हम population parameter के बारे में बनाते हैं और जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो हमेशा, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस क्या होती है? इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग we must state the assumed or hypothesized value of the population parameter before we begin before we begin सैम्पलिंग। सैम्पलिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पॉपुलेशन पैरामीटर की क्या वैल्यू हमने एज्यूम करी है वो हमें स्टेट करनी होती है। तो द assumption we wish to test is called the null hypothesis। मतलब जो हमने assumption स्टेट करी है जिसे हमें टेस्ट करना है, इस स्टेटमेंट को ही नल हाइपोथेसिस कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एच नॉट, मतलब नल। मान लीजिए हमें पॉपुलेशन मीन की वैल्यू एज्यूम करी 500, तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 500।
तो इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस। सेकेंड होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? मान लीजिए हमने सैंपल ड्रॉ किया आफ्टर स्टेटिंग द नल हाइपोथेसिस। सैंपल के रिजल्ट्स ने हमारे अजम्पशन को सपोर्ट नहीं किया, मतलब हमने नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं हमारे रिजल्ट सैंपल के, तो हम रिजेक्ट करेंगे इसको। तो हम कुछ और डिसीजन एक्सेप्ट करेंगे, वो डिसीजन कहलाता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो इफ आर sample results fail to support the null hypothesis, we must conclude that something else is true. Something else is true. Whenever we reject the hypothesis, whenever we reject the hypothesis, the conclusion we do accept the conclusion we do accept is called the alternative hypothesis. And it is denoted by H1. तो अगर हमने नल हाइपोथेसिस स्टेट करी है, नल हाइपोथेसिस मान लीजिए स्टेट करी H0 अबाउट पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकती हैं अगर हम इसे रिजेक्ट करेंगे? पॉसिबल ऑल्टरनेटिव hypothesis will be H1, that mu is not equal to 200 or mu is greater than 200 or mu is less than 200. ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकती हैं। तो अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस है
पॉपुलेशन पैरामीटर की एज्यूम्ड वैल्यू में और सैंपल से जो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करी है उन दोनों में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है काफी। और अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस है थोड़ा बहुत भी है वो बाय चांस है, मतलब it may be due to sampling error. So when we accept the null hypothesis, this doesn't imply that the difference between hypothesis value and sample value is zero. Difference is still there, but the differences may be due to chance or by sampling error. Okay. Next, we'll see the definition of simple and composite hypothesis. Simple, सबसे पहले देखते हैं सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है। Simple hypothesis. A hypothesis which describes a distribution completely is called a simple hypothesis. Otherwise, it is called a composite hypothesis. For example, in binomial distribution, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर होते हैं, एक n होता है और एक p होता है, और जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। f(x) इज इक्वल टू 10cx p to the power x q to the power n minus x, right, where x may be 0 1 2 or up to 10 because n is 10 here. तो अगर हम p के बारे में हाइपोथेसिस लिखते हैं दैट p इज इक्वल टू हाफ, तो ये सिंपल हाइपोथेसिस है। दिस इज अ सिंपल हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में n तो हमें पता ही है, डिस्ट्रीब्यूशन में सॉरी n तो हमें पता ही है, केवल p अननोन है। p के बारे में आपने हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली, तो इट डिस्क्राइब्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली, सो दिस इज अ सिंपल हाइपोथेसिस। अगर हम लिखते हैं p के बारे में दैट इट इज ग्रेटर देन हाफ, तो it doesn't describe the value of p exactly. It is not sure what is the value of p. It is not describing this distribution. So this is a composite hypothesis. So if p is greater than half, then it is composite hypothesis. Okay.
इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर होते हैं, याद करिए। मीन होता है और वेरिएंस होता है, दो होते हैं, मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, एफ एक्स म्यू सिग्मा स्क्वायर is given by 1 upon sigma under root 2 pi e to the power minus half x minus mu over sigma whole square। ओके, तो अगर हम लेते हैं if we write the value of mu is suppose 5 and sigma is equal to 3, then it is a simple hypothesis। ठीक है, because there are two parameters and we know the value of these two parameters, so this describe the distribution completely। But if we write mu is less than 5, sigma is equal to 3, so you don't have the value of mu, you don't know the value of mu exactly, okay, but you know the value of sigma only. You don't have any idea what is the value of mu. It is less than 5, maybe anything. So this is called composite hypothesis। Okay, so these are the examples of simple and composite hypothesis। Next we see uh, critical region and acceptance region। A region corresponding to statistic T in the sample space S, which leads to the rejection of null hypothesis is known as critical region।
or region of rejection. So basically जो सैंपल से हम जो स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, that statistics may fall in the region of rejection. अगर उस स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू रीजन ऑफ रिजेक्शन में फॉल होती है तो उस रीजन को हम क्रिटिकल रीजन कहते हैं. और when that value lies in the critical region, we may reject the null hypothesis. और statistical outcome that fails to result in rejection of null hypothesis lies in the region which is called acceptance region. तो जब statistical outcomes जो हम टेस्ट लगाते हैं उससे जो वैल्यू हमारी आती है उसे क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं एक तरह से. तो वो वैल्यू अगर क्रिटिकल रीजन में फॉल होती है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट से जो वैल्यू आती है अगर वो वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल होती है, ऐसे रीजन में फॉल होती है जहां पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, तो उस रीजन को क्रिटिकल रीजन कहते हैं. और अगर उसकी वैल्यू उस रीजन में लाई कर रही है जहां पर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उस रीजन को हम एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं. So statistical outcome अदरवाइज हम इधर ही लिख देते हैं, अदरवाइज it is known as acceptance region. ठीक है. Next we will discuss about type 1 error and type 2 error. Type 1 error and type 2 error. इसके लिए एक चार्ट बनाती हूं मैं. इससे आपको याद रखने में आसानी होगी. Let me do it again. Let me take a straight line so that we have quite neat diagram. Okay. So here we write H naught is true. And here we write H naught is
false. Here we write accept H naught, and here we write reject H naught. Correct decision. Type 1 error. Type 2 error. And here we have correct decision. So let me state now. Rejecting the null hypothesis when it is true is called type 1 error. मतलब आप नल हाइपोथेसिस की वैल्यू ट्रू होते हुए भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो अगर, तो इस तरह की एरर कहलाती है टाइप 1 एरर. Let me write rejecting the null hypothesis when it is true is called type 1 error. And probability of doing type 1 error is called alpha. It is denoted by alpha, probability of doing type 1 error. And accepting the null hypothesis when it is false is called type 2 error. मतलब null hypothesis false है लेकिन आप फिर भी उसको accept कर रहे हो, इस तरह की error को कहते हैं type 2 error. And probability of doing type 2 error is denoted by beta. So let me write it. Accepting the null hypothesis when it is false is called type 2 error. Probability of doing type 2 error is denoted by beta. तो अल्फा क्या है? Probability of rejecting H naught when it is true. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, probability of reject H naught given that H naught is true. It is denoted by alpha. And probability of accepting H naught when it is wrong, or probability of accept H naught given that H1 is true.
ये फॉल्स है, मतलब H1 ट्रू है, गिवन में हम जो ट्रू है वो लिखते हैं बाय बीटा। तो इस तरह से दो एरर्स के बीच में देयर इज अ ट्रेड ऑफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 error can be reduced only if we are willing to increase the probability of making the other type of error। कैसे? जैसे कि ये देखिए, ये आपका ये रीजन है स्टैटिस्टिक्स का, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए ये दो रीजन है, ये है 0.5%, ये प्रोबेबिलिटी है 0.5%, ये है 99%। ये मान लीजिए पार्ट ए है। मैं एक और रीजन ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर ये एरिया है 90%, ये है 5%, ये है 5%। And in the third part, suppose this is 50%, this is 25%, this is 25%। This is B and this is C। तो ये C पार्ट है, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, जो मैंने शेड नहीं किया है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। तो एक्सेप्टेंस रीजन हमारा बहुत छोटा है, 50% एरिया है। तो इतने छोटे एक्सेप्टेंस रीजन में नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे, राइट? जबकि बी में इसके एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन बी में क्या है, आप ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें जो ट्रू ना हो। ये इस केस में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेंस रीजन बहुत ज्यादा वाइड है। तो you may accept, keep on accepting the null hypothesis, you may also accept the null hypothesis when it is false। So here type of making doing of type 2 error is more than in the third case। लेकिन थर्ड केस में कौन सी एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं? थर्ड केस में अल्फा होने के चांसेस ज्यादा हैं, अल्फा के। बीटा के कम हैं लेकिन अल्फा के ज्यादा हैं। यहाँ पर अल्फा के कम है लेकिन बीटा के ज्यादा हैं। तो अगर एक एरर को आप कम करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी एरर अपने आप बढ़ जाएगी। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। if you trying to reduce alpha, beta automatically increase, if you try to reduce beta, alpha automatically increase। जैसे क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं और शैतान बच्चे भी होते हैं। तो क्या होगा कि आप अच्छे बच्चों को फेवर करने के लिए आप शोर को इग्नोर करोगे, आप बच्चों को क्लास से बाहर नहीं निकालोगे। उससे क्या होगा कि जो नर्सेस क्रिएट करने वाले बच्चे हैं वो बढ़ते जाएंगे, वो और ज्यादा शोर मचाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, आप क्या रिजेक्ट, मतलब नल हाइप, कौन सी एरर कम करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे आप अल्फा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बच्चों को नहीं निकाल रहे हैं क्लास से। लेकिन उससे क्या हो रहा है, आप शोर मचाने वालों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, बीटा बढ़ गया अपने आप। और अगर आप बच्चों को क्लास से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, बच्चों को क्लास से बाहर निकालते चले जाएंगे गुस्से में, आपको बहुत गुस्सा आ गया, आप बच्चों को क्लास से बाहर निकालते चले जा रहे हो, मतलब यू कीप ऑन rejecting the null hypothesis when it is true। You may reject the null hypothesis, मतलब आप, सॉरी, क्या होगा, आप उन बच्चों को भी क्लास से बाहर निकाल सकते हैं जो
शोर नहीं मचा रहे थे। तो आपने क्या किया, आपने अ, ऐसे बच्चों को भी क्लास से बाहर निकाल दिया जो शोर नहीं मचा रहे थे। यानी कि आपने टाइप 1 एरर कर दी, टाइप 2 एरर कर रहे थे, टाइप 2 एरर को आपने कम किया। आपने ऐसे बच्चों को नहीं एक्सेप्ट किया जो शोर मचा रहे थे, है ना? तो आपने लेकिन ऐसे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, ऐसे बच्चों को भी क्लास से बाहर निकाल दिया जो शोर नहीं कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं हम लाइफ में ये एरर करते हैं। तो आप सोच के देखिएगा कहाँ पर आप टाइप 1 एरर करते हो, कहाँ आप टाइप 2 एरर करते हो, ऐसा सोचिएगा। ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के एग्जाम्पल्स हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।